नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। 2 दिनों पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आए। मौका था कैलाशपति मिश्र के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होने का। उस मौके पे उन्होंने कई बातें कही, लेकिन दो बातें काफी महत्वपूर्ण रही और वो सबसे पहले ये थी कि उन्होंने कहा कि बीजेपी अब किसी को अपने कंधे पर नहीं बिठाएगी, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो रीजनल पार्टीज बनती हैं वो रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी आगे आने वाले दिनों में जब भी आगे जब वो परिवारवाद की पार्टी बन जाती है, यानी जो रीजनल पार्टी जो बनती है और शुरुआत में वो धीरे धीरे परिवारवाद की पार्टी हो जाती है, इसे समाप्त करने की जरूरत है, ये एक जेपी नड्डा ने कहा। और उसके बाद से बिहार में जो है सियासत शुरू हो गई। तमाम इस पे बयान आने लगे रीजनल पार्टीज को लेके। इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करने के लिए इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश सिंह भी हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में अरुण पांडे जी भी हैं। अरुण जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने जेपी नड्डा का स्टेटमेंट सुना, आज का भी स्टेटमेंट था और 1 साल पहले भी वो आए थे, तब भी उन्होंने रीजनल पार्टी पर एक स्टेटमेंट दिया था। जो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार या अब किसी को अपने कंधे पर नहीं बैठाएंगे, सीधे सीधे उनका इशारा नीतीश कुमार की तरफ था। और रीजनल पार्टी पे जो कमेंट किया, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जेपी नड्डा ने जो कुछ कहा है पटना आकर, पहली बार नहीं है, दूसरी बार ये बात कही, तो नीतीश कुमार से बिहार की थोड़ी राजनीति को अतीत में ले जाएंगे। तो यहाँ आपको याद होगा कि लालू प्रसाद का इमरजेंस था, लालू प्रसाद का राजनीतिक वर्चस्व था। अब जो लालू प्रसाद की 15 साल सत्ता रही थी, लालू प्रसाद को अकेले कोई पार्टी भी, बीजेपी तब विपक्ष में हुआ करती थी, लालू प्रसाद से राजनीतिक लड़ाई उस हद तक नहीं लड़ सकते, तो नीतीश के कंधे का सहारा लिया। आपको याद होगा नीतीश कुमार से दोस्ती हुई जब जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे बम्बई सम्मेलन में, और अब नीतीश कुमार से 17-18 साल की दोस्ती रही, सत्ता में रहे, 2 बार सत्ता से बाहर हुए। तो ये नीतीश कुमार ने अभी जो पिछले साल अगस्त महीने में जिस तरीके से भाजपा को सत्ता से बाहर करके और कांग्रेस जो भाजपा की घूर विरोधी पार्टी है उससे दोस्ती की, लालू प्रसाद से दोस्ती की, ये कहीं ना कहीं एक तो मैं मानता हूँ उनकी खींच भी है कि नीतीश कुमार ने जिस ढंग से सलूक किया, जो बर्ताव किया, जो रवैया दिखाया, उससे भाजपा बहुत खींची हुई है। इसलिए एक तो अपने लोगों को स्पष्ट संदेश देना था कि अब हम किसी को नहीं बैठाएंगे। बिहार के संदर्भ में आप कहेंगे तो नीतीश कुमार को ही कंधे पर बैठा करके वो ये सहारा था कि मेरी संख्या अधिक रहते हुए भी, विधायकों की संख्या अधिक रहते हुए भी नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री बनाते रहे। अब अभी जो वर्तमान विधानसभा है, जिसमें राजनीतिक उथल पुथल के बाद सरकार चल रही है, गठबंधन सरकार की, इसमें भी आप जानते हैं कि बीजेपी और राजद से छोटी पार्टी है जदयू, लेकिन मुख्यमंत्री वो है। तो एक तो उनका यह स्पष्ट कहना था कि अब हम किसी को कंधे पर नहीं बैठाएंगे, अब खुद अपने कंधे के भरोसे हम सत्ता में आएंगे। तो इसके सहारे, जैसे अमित शाह ने कई बार कहा कि अब नीतीश कुमार के लिए भाजपा का दरवाजा बंद है, तो जेपी नड्डा साथ में यह भी संदेश दे रहे थे कि जो ये बात उन्होंने कही कि अब हम किसी के कंधे के भरोसे नहीं, अपने कंधे के भरोसे हम सत्ता में आएंगे, 2025 में आएंगे और लोकसभा का जो चुनाव आसन्न अभी अप्रैल मई में होगा उसमें अपनी ताकत दिखाएंगे। दीपक जी देखिए, अब आपको याद होगा हम 67-68 की बात पूरे देश की राजनीति जब लोहिया हुआ करते थे, गैर कांग्रेसवाद की राजनीति का जब विलय हुआ, तभी से ये गठबंधन की सरकार, गठबंधन की राजनीति का विलय हुआ। और धीरे धीरे होते होते, ज्यादा दूर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, 2014 में भाजपा सत्ता में आई, तब जबकि कांग्रेस के मिसजीत, कांग्रेस का करप्शन, आप कहिए कि कांग्रेस की जो छवि बन गई थी, और उसमें जो भी कुछ एक नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहते जो लोगों के सामने एक आकांक्षा जगाई, यूथ को एड्रेस किया और सत्ता में आई, अकेले भाजपा अकेले बहुमत में लोकसभा में मिली दूसरी बार। उसके बाद धीरे धीरे आपको याद होगा 17 आते आते 19 राज्यों में भाजपा की सरकार सत्ता में आ गई। तब उस समय चर्चा होने लगी कि अब लगता है कि क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व और वर्चस्व का दिन लद गया। लेकिन बाद के दिनों में चुनाव हुए, भाजपा जहां सत्ता में थी, कई राज्यों में उसे सत्ता गंवानी पड़ी। और उसी झारखंड को आप याद करेंगे, अभी तो हाल में जो 2 चुनाव हुआ, कर्नाटक और हिमाचल आपके सामने है,
एक बात देखिए, क्षेत्रीय दल का अभ्युदय होता क्यों है? क्षेत्रीय दल का अभ्युदय तब होता है कि जब नेशनल पार्टी जो सत्ता में होती है, जन अपेक्षा और जन आकांक्षा को पूरा करने में लोकल इश्यूज पर, राज्य के मुद्दे पर वो पार्टियां उभरती हैं। और ये बात सही है कि आज ये देश की संसदीय राजनीति लोकतंत्र के लिए विडंबना है कि ऑलमोस्ट जितनी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, उसमें विचारधारा कम है, उसमें कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है और फैमिली पार्टी। आप दूर मत जाइए, हम बिहार से उदाहरण पहले पेश करते हैं। बिहार में राजद जो 1990 से चाहे सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, उसकी क्या पहचान है? मैं उसे क्षेत्रीय दल भी है और फैमिली पार्टी है। फैमिली पार्टी है, इसके बारे में कोई स्पेल आउट करने की जरूरत है क्या? लालू जी हैं, लालू जी कुर्सी पर नहीं रहे तो राबड़ी जी आ गई, लालू जी जेल चले गए, फिर राबड़ी जी भी सत्ता में नहीं है तो उनके सुपुत्र भी हैं, घर में बेटी सांसद है, एक बेटा मंत्री है, इसी को फैमिली पार्टी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में भी वही स्थिति रही, मुलायम सिंह आ गए, उनके दो चाचा, आप देख लीजिए वहां एक समय था कि 8 लोग उस परिवार के सत्ता में थे। अब देखिए ममता बनर्जी इतना संघर्ष करके हुई, अब देखिए वहां भी बुआ और भतीजा का वहां दौर चल रहा है। तमिलनाडु में आइए, वहां कुल मिला जुला कर ये जो बात अभी कही है जेपी नड्डा ने कि बिहार के संदर्भ में जो कहा कि हम किसी को कंधा पर नहीं, तो वो नीतीश कुमार के संदर्भ में था कि अब हम नीतीश कुमार को कंधा पर, मतलब स्पष्ट था कि अब नीतीश कुमार से हम कोई अब संबंध नहीं होगा। और वो कहीं ना कहीं पश्चाताप भी है और खींच भी है, मैं इसे इस मानता हूँ। एक साल पहले जो ही बात की थी उन्होंने, रीजनल पार्टी का अस्तित्व वजूद खत्म होगा, तब भी उस समय जदयू को बड़ा असहज हुआ था। उसमें भी तीव्र प्रतिक्रिया आई थी कि हम नेशनल, आज तो 8-9 राज्यों में क्षेत्रीय दल की सरकार है, अब 6 ही नेशनल पार्टी है अभी देश में, बाकी 52 जो है वो राज्य पार्टी और क्षेत्रीय दल है, जिसमें 8-9 राज्यों में अभी सत्ता में है। तो क्षेत्रीय दल का वर्चस्व, प्रभुत्व, और आज तो भाजपा को भी घुटना टेकना पड़ा है। आप देखिए भाजपा अकेले इस वर्तमान लोकसभा में 303 सीट अकेले जीती है, और जिन क्षेत्रीय दल को सब शामिल की है, तभी 350 लोकसभा सीट उसके दल में जो लोग शामिल हैं, 7 हैं, वो है। लेकिन अब 38 दल साल, उसमें तो 25 से ऐसे अधिक दल हैं जिनको कोई एक सांसद लोकसभा में, जैसे आज राजद बिहार में, उसको लोकसभा में कोई मेंबर नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक वर्चस्व तो है, उसका राजनीतिक ताकत वाली पार्टी है। उसी तरह से महागठबंधन भी जो बना है, इंडिया घटक दल है, उसमें वही स्थिति है। ऐसा नहीं कि उसमें भी 15-16 ऐसी पार्टियां हैं जिनका कोई सांसद विधायक नहीं, लेकिन ये भी 26 बनाम 38 कहिए या 38 बनाम 28, जो भी एक महागठबंधन की राजनीति को कोई इनकार नहीं किया। राकेश जी, आज जो हालात हैं आपके साथ, आप अब एनडीए में हैं, 38 पार्टियां आपके साथ हैं, लेकिन जेपी नड्डा बिहार आते हैं, बिहार में आकर उन्होंने 2 बार ऐसी टिप्पणी की है, 1 साल पहले भी आए, तब भी उन्होंने रीजनल पार्टी पर एक टिप्पणी की थी, और इस बार भी जब कैलाशपति मिश्र के जन्म शताब्दी समारोह में भी आए, तो भी उन्होंने रीजनल पार्टी पर उन्होंने टिप्पणी की है। क्या धीरे धीरे बीजेपी को रीजनल पार्टी से कहीं परहेज तो नहीं हो रहा? ऐसा दीपक जी, ऐसा है कि रीजनल पार्टी के खिलाफ हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि रीजनल पार्टी के अवगुण क्या है, रीजनल पार्टी जो बिहार में है या देश में जहां भी रीजनल पार्टियां बढ़ी है, उसके अवगुण यही है। जैसा कि अरुण पांडे जी कह रहे थे कि रीजनल पार्टी के अवगुण यह है कि पहले तो राष्ट्रवाद, प्रांतवाद, ये सब की बात करती है, और धीरे 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 जाके परिवारवाद में सिमट के रह जाती है। बीच में जातवाद भी करेगा, परिवारवाद में सिमट के रह जाती है, और ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा ये शुरू हो जाता है। आप देखे होंगे बिहार में किस प्रकार से जनता दल था, जनता दल टूटा तो फिर राष्ट्रीय जनता दल हुआ, जनता दल यू हुआ, लोजपा हुआ, रालोजपा हुआ, रालोसपा हुआ, कितनी पार्टियां हुई। लेकिन स्थिति देखिए बिहार में, जब से राष्ट्रीय जनता दल बना, राष्ट्रीय जनता दल 15 वर्षों तक बिहार में क्या किया ये किसी से छुपा नहीं है। पूरे बिहार को लूटने का काम, पहले तो बड़ी बड़ी बातें हुई, हम सामाजिक न्याय की बात करेंगे, अब बाद में पारिवारिक न्याय की बात हो गई। परिवार में परिवार का व्यक्ति ही सीएम बनेगा। पहले लालू जी बने, राबड़ी देवी बनी, तेजस्वी यादव बने, मीसा भारती बनी। ये जो पूरा परिवार में पारिवारिक पार्टी हो जाता है, और जब परिवार में जाता है
तो ये लोक लाज, न्याय, समाज और ये सब की बात खत्म हो जाती है। फिर शुरू हो जाता है लूट, और सब लोग मिलकर लूटने लगते हैं। उस राज्य को सोचते हैं जितना दिन समय मिला है उसको लूटो। बिहार में यही हुआ। बिहार में चारा घोटाला हुआ, बताइए, नौकरी के नाम पर करोड़ों अरबों के रुपए जमीन लिखा लिए गए। ये लगातार ये लोग परिवारवादी पार्टी जो है ये भ्रष्टाचार के दलदल में धस जाती है, घुस जाती है। इससे राज्य का, इससे देश के साथ न्याय नहीं हो पाता है। इसीलिए नड्डा जी ने कहा कि इन परिवारवादी पार्टियों से बच के, वो सभी रीजनल पार्टियां गड़बड़ है ऐसा नहीं है। बीजेपी भी कभी 2 सीट वाली पार्टी होती थी, आज बीजेपी इतनी बड़ी वट वृक्ष के रूप में खड़ा हुआ है। लेकिन उद्देश्य अगर राष्ट्रवाद होगा, उद्देश्य अगर जमात की बात होगी, उद्देश्य अगर विकास की बात होगी, तो आप आगे बढ़ेंगे। जब ये उद्देश्य समाजवाद से परिवारवाद में चलाएगा तो ये उद्देश्य से भटक जाएंगे और फिर लूट तंत्र के काम लूट में लग जाएंगे। इससे फायदा रीजनल पार्टियों के सबसे बड़ा अवगुण यही है। इसी को ध्यान देने के लिए, इसी के ध्यान केंद्रित कराने के लिए, जनता का ध्यान इस पर डालने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये रीजनल पार्टियां जो बिहार में पनपी है या देश के कई अन्य राज्य है जहां रीजनल पार्टियां हैं, वो सबने देश को या राज्य को लूटने का काम किया है। इनसे सतर्क रहने की जरूरत है, न कि रीजनल पार्टी के खिलाफ में वो कुछ बोल रहे हैं। अरुण जी, अभी जिस तरह से राकेश जी बोल रहे थे रीजनल पार्टी पे, जिस तरह से जेपी नड्डा ने टिप्पणी की है, ठीक है, उन्होंने कई पार्टियों का उन्होंने जिक्र किया। वो उत्तर प्रदेश की उन्होंने बात की, वो तेलंगाना की बात की, जम्मू कश्मीर की बात की, बंगाल की बात की। ये तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिनके बारे में उन्होंने जिक्र किया कि वो रीजनल पार्टी आई और फिर परिवारवाद की पार्टी बन गई। लेकिन जो सहयोगी दल उनके साथ भी है, जैसे चिराग पासवान है, जैसे जीतन राम मांझी की पार्टी है, ऐसी भी सहयोगी उनके साथ है। तो क्या कहीं इनडायरेक्टली उनको भी मैसेज देने की कोशिश तो जेपी नड्डा की तरफ से की गई होगी? नहीं, ये तो दीपक जी जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटने जैसा है। आपने 2 पार्टियों की यहाँ चर्चा की, जीतन राम मांझी की और फिर चिराग पासवान की। अब चिराग पासवान की पार्टी भी तो फैमिली पार्टी थी, और मांझी की पार्टी क्या है, और पिता की जगह पुत्र आ गए हैं और पुत्र की जगह पुत्र वधू आने वाली हैं, उसके लिए जदोजहद हो रहा है। अब यूपी में देख लीजिए ना, वहाँ अपना दल क्या है, वहाँ अब वहाँ सुहेल देव पार्टी है और राजभर क्या है। कुल मिला जुलाकर सारी रीजनल पार्टियों का कोई अपवाद होगी, सबका चाल चरित्र एक ही है। अब तो हमला कर रहे हैं तो इनके साथ रहने वाली सारी पार्टियां सहज होंगी। अब जिस शिरोमणि अकाली दल से कभी संबंध करते थे, अब उसमें कौन लोग थे? अब यदि ये बात रीजनल पार्टी का यही कैरेक्टर ही हो गया है, आज जो चाहे वो इंडिया घटक दल में जितना आप यदि चेहरा देखेंगे, उसमें जो प्रधानमंत्री हमेशा हमला बोलते हैं और उसमें परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जो राकेश जी जिस ओर इशारा कर रहे थे उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि उनका, लेकिन चित्र तो यही सामने आता है। इसलिए कहीं ना कहीं मैंने आपसे बात कही कि फिर एक देश की जनता को संवाद देना चाहते हैं जेपी नड्डा कि भाई अब लोकसभा के चुनाव में आप, हमारी पार्टी जो नेशनल पार्टी है, अब उसको 303 सीट है, अब वो अभी टारगेट लेकर चल रही है कि हम 350 और 400 सीट जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं मैसेज अपने लिए वो दे रहे हैं कि रीजनल पार्टियों का क्या चाल चरित्र है, और बिहार के संदर्भ में खासकर नीतीश कुमार की पार्टी हो या राजद हो, इस ओर को हमला बोलते हुए आज तो भाजपा एक पूरे देश में सत्ता में है और क्षेत्रीय दल समझौता करना, साथ चलना उसकी भी राजनीतिक मजबूरी मानता हूँ। इसीलिए कि जो जोड़ा गया है कहीं तो कास्ट की बात है। अब यदि वहां यूपी में अपना दल है तो आप देखिए वो किस जात का को प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है, या वहां राजभर है किस जाति को। कहीं ना कहीं रीजनल पार्टियों का इमरजेंस, जैसा मैंने आपसे प्रारंभ भी किया कि ये पार्टियां कहीं विचारधारा, कुछ बड़ी बात क्या होती है। अब बिहार में लालू जी और नीतीश जी तो कांग्रेस की विरोध की राजनीति शुरू किए थे, आज कांग्रेस की गोद में बैठे हैं, साथ काम चल रहे हैं। आज भाजपा के साथ कुल मिला जुलाकर अब देखिए कुर्सी सबसे पहले कि कुर्सी मिले मुझे, और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। अब तो सब सहूलियत से हो रहा है। अब जिसको कहिए कि सांप्रदायिकवाद, भ्रष्टाचार, ये सारी बातें, चाहे वो बीजेपी हो या दूसरी पार्टियां हो, भाजपा भ्रष्टाचार पर हमला करती है। तो एनसीपी का भ्रष्टाचार को आप क्या कहेंगे, वो शिष्टाचार है क्या? मैं आपसे ये सवाल इसलिए करता हूँ
कि सारी पार्टियों का जी। अरुण जी, मेरा एक सवाल तो ये मैंने है इसलिए कि कहा जिस कि तरह से हाँ, जी जी, मैं एक सवाल ले लेता हूं आप ही से जुड़ा हुआ कि आप जिस तरह की बातें अभी हो रही है रीजनल पार्टी को लेकर, एक कहीं ना कहीं अस्तित्व को लेकर बीजेपी की तरफ से कई बार ये बातें हुई हैं। आप ये मानते हैं कि एक रीजनल पार्टी जब स्टेट में समझौता होता है तो काफी हद तक नेशनल पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कि जाहिर सी बात है कि उस रीजनल पार्टी का प्रभुत्व जो है उस स्टेट में होता है। पहले चुनाव में टिकटों को लेकर समझौता करना पड़ता है, फिर अगर सरकार बनने की स्थिति होती है तो फिर उसमें सत्ता की भागीदारी में समझौता करना पड़ता है। ये समझौता करना कहीं ना कहीं जो नेशनल पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को, वो अब कहीं ना कहीं उनके ऊपर बोझ सा बनता जा रहा है। नहीं, मजबूरी तो बन गई है, मैं मानता हूँ मजबूरी बन गई है। अब देखिए बिहार में उन्होंने अभी 3 पार्टी आपके सामने मैं उदाहरण दे रहा हूँ। चिराग से समझौता करने का क्या तात्पर्य? स्पष्ट है कि पासवान जाति का वोट जो है दलित वोट है, उस पर कहीं हमको डोरा डालने में चिराग यदि साथ रहेंगे तो आसानी होगी। मांझी के साथ करने का क्या उद्देश्य है कि भाई जो उनके स्वजाति हैं उन पर है। कल तक मुकेश सहनी पर भी डोरा डालने की बात हो रही थी। उपेंद्र कुशवाहा के साथ करने का है। वे नीतीश कुमार के खिलाफ यदि उनका लवकुश समीकरण है तो कहीं उसको उस पर कहीं दरकाने के लिए और फिर कुशवाहा जाति में पैठ बैठाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा से समझौता करना, मैं मानता हूँ कि सम्राट चौधरी का भी जो चेहरा सामने किया गया है उसके पीछे वही खास की राजनीति है हर दल में। इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी मजबूरी है। आज किसी किसी प्रदेश में आप बात करें ना, यूपी की ही बात जहां 80 लोकसभा सीटें हैं और इस बार के लोकसभा में 62 सीट अकेले भी बीजेपी जीती थी। पिछले लोकसभा के चुनाव में 72 सीट जीती थी, फिर भी वहां अपना राजभर से, वहां सुप्रिया से समझौता करना उनकी मजबूरी है। इसलिए मैंने कहा कि कास्ट पॉलिटिक्स जो बात हो गई है, आज जो जाति सर्वे की बात आई है, पूरे देश में जातीय गणना की बात हो रही, इसके पीछे का ध्येय उद्देश्य क्या है? अब बीजेपी भी इसका विरोध नहीं कर रही है। बीजेपी जातीय गणना का विरोध नहीं कर रही है, यो समर्थन भी उस हिसाब से नहीं कर रही है जैसी दूसरी सारी सारी पार्टियां बढ़ चढ़। तो इसलिए दीपक जी, सबको अब भाजपा को भी भले ही केंद्र की राजनीति में हो, सबसे बड़ी पार्टी हो, कहती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन क्षेत्रीय दलों का जो प्रभुत्व हो गया है उसको स्वीकार करना उसकी भी मजबूरी हो गई है। यही कारण है जी कि जब साथ होती है तो लोकसभा विधानसभा की सीटें देने पड़ती है और फिर सरकार बनती है। आपने देखा नहीं, भाजपा इस बार 303 सीट जीती थी अकेले बहुमत में, फिर भी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए, चाहे किसी के पास एक सदस्य रहा लोकसभा का या 17 रहा, सबको एक एक सीट भाजपा ने देते हुए मंत्रिमंडल में जगह दी थी, उस पर अडिग रही। जदयू से मतभेद भी उसी इशू पर हुआ था। ये 4 सीट मांग रहे थे, निरंतर 2 सीट मांग रहे थे और आरसीपी को एंट्री हुई। इसलिए भाजपा को भी अब देखिए गठबंधन धर्म को चलाना, इसका सफल प्रयोग अटल जी के सरकार में हुआ था। आपको याद होगा उस जी समय भी जयललिता और ममता जो है वो कितना हडल जी फेस किया था अटल जी ने। लेकिन अब रीजनल पार्टी का जैसा इमरजेंस हो गया, मैंने कहा कि जब नेशनल पार्टी राज्यों के संदर्भ में जन आकांक्षा और जन अपेक्षा पर जब नहीं खरा उतरती है तो रीजनल पार्टी का इमरजेंस होता है। आपने देखा नहीं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग नीतीश कुमार आखिर बराबर क्यों करते हैं? ये उनका राजनीतिक मुद्दा है। वो राजहित में मैं भी इससे सहमत हूँ कि बिहार को यदि आगे बढ़ना है तो इसको विशेष ताकत देनी होगी, विशेष सुविधा देनी होगी और विशेष राज्य का दर्जा के संदर्भ में विशेष योजना और कुछ देना होगा। लेकिन फिर भी ये नीतीश कुमार ने इसको अपना मुद्दा बनाया, जदयू का मुद्दा बनाया। हालांकि कोई पार्टी इसका विरोध नहीं करती है, लेकिन भाजपा के साथ रहते हुए जब वो सरकार में रहे कहाँ कुछ कर पाए। केंद्र में थे नीतीश कुमार, बिहार बंटा, अब वो एक मिली सहायता, लेकिन क्या विशेष पैकेज मिला बताइए? इसलिए रीजनल पार्टी का जो इमरजेंस है, मैं फिर कहता हूं आपको, जेपी नड्डा ने जो बात की वो मेन निशाना था नीतीश कुमार पर, लालू प्रसाद की राजनीति पर। लेकिन अब रीजनल पार्टी जब 38 पार्टियां उनके साथ हैं तो अब कहीं ना कहीं तो उससे एक बेचैनी, एक कुलाहट और असहज तो रीजनल पार्टी होगी और होती है। उन्होंने नीतीश कुमार पे कहा था, लेकिन उसका कहीं न कहीं जो निहितार्थ है वो चिराग पासवान, पशुपति पारस और जीतन राम मांझी जैसी पार्टी, उनकी जो पार्टियां हैं उस पर वो उसका अर्थ वैसे लगाया गया। नहीं, लेकिन देखिए ये पार्टियां जिन पार्टियों की आपने असहज रहते हो उनकी मजबूरी है। देखिए बिहार में राजनीति की 2 धुरी है, एक तरफ लालू प्रसाद है, दूसरी तरफ बीजेपी है। अब ऐसी पार्टियां जिसको कोई ना कोई एक किनारा, तो चाहे एक नदी का 2 किनारा है, चाहे आप उत्तर रहिए या दक्षिण रहिए,
तो अब असहज होते हुए भी अब उनको भी है कि अपना अस्तित्व बचानी है, अपनी राजनीति बचानी है, तो बीजेपी के साथ रहनी है। वो जो इस बात तो सही है, इस माने में मानता हूँ लालू प्रसाद की राजनीति प्रारंभ से ही इस माने में बड़े सजग हुए। कांग्रेस के साथ रहते हुए बिहार की राजनीति में कांग्रेस को अपनी झोली में रखा हुआ। कांग्रेस को कभी भी उस हद तक इमरजेंस नहीं करने दिया कि कांग्रेस के सामने राजद को कटोरा लेके जाना पड़े। हमेशा कांग्रेस जी लालू प्रसाद के साथ, ये देखिए इस राजनीति को समझिए। नीतीश कुमार उस हद तक थोड़ा मैं बहुत जिम्मेवारी से ही बात कर रहा हूँ। जब लालू नीतीश साथ हुए थे पिछली बार, तो लालू प्रसाद समझाते कि कांग्रेस तो पूरे देश में लड़ लेगी। इस तरह से लिबरल समझौता, एक बार समझौता भी हुआ तो आपको याद होगा, पिछली बार लोकसभा विधानसभा के चुनाव में जो कांग्रेस को सीटें मिली थी, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि आप अपने खाते से सीट आप दे दो कांग्रेस को। तो इसलिए नीतीश लालू प्रसाद इस माने में बड़े सजग हैं। लेकिन जो नेशनल पार्टियां हैं लाइक कांग्रेस या बीजेपी, इसके लिए तो अब क्षेत्रीय दल का जो इमरजेंस है ये तो असहज करता ही है उसको। राकेश जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। राकेश जी, एक बात बताइए कि जिस तरह से जेपी नड्डा ने कहा और परिवारवाद, रीजनल पार्टी की बात कही, परिवारवाद की पार्टी कही कि जो रीजनल पार्टी है वो परिवारवाद में फिर से वो ग्रसित हो जाती है। आपने भी जो गठबंधन कर रखा है उसमें भी ऐसी पार्टियां हैं जो परिवारवाद से ग्रसित हैं। क्या आप मैसेज देने से पहले, ये मैसेज देने से पहले ऐसी पार्टियों से अगर आपने दूरी बनाई होती तो शायद जो आज जो मैसेज जो जेपी नड्डा ने दिया है नीतीश कुमार को और दूसरी पार्टियों को, रीजनल पार्टियों को, तो जाहिर सी बात है कि इसका असर ज्यादा पड़ता। देखिए दीपक जी, ये जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने जो कहा है, उन्होंने इंगित किया है ये कि परिवारवाद तो आता ही है, लेकिन परिवारवाद के साथ साथ भ्रष्टाचार भी साथ में आता है। मांझी जी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, चिराग पासवान पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, पारस जी आए हैं उनके पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, और कई लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि परिवार जैसी समाज, पहले तो समाजवाद की बात करते हैं और समाजवाद की बात करते 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 परिवार की बात करते हैं, और परिवार में इतना घुस जाते हैं कि फिर दूसरा कोई दिखता नहीं है। कोई ऐसा परिवार में कोई भ्रष्टाचार का अगर आरोप लग गया तो भी किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे, जेल जाएंगे, हाथी पर से निकल के आएंगे, पत्नी को फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे, फिर बेटा को बनाएंगे, फिर बेटी को बनाएंगे। बहुत विचित्र प्रकार का समाजवाद है। तो इन्होंने कहा कि इस प्रकार के समाजवादी जो परिवारवादी है, इससे सतर्क रहने की जरूरत है। इन्होंने कोई ये नहीं कहा कि जितने रीजनल पार्टियां हैं हम उसके खिलाफ हैं, वो सब गड़बड़ हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये जो परिवारवादी समाजवादी जो लोग हैं, इनसे सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार में की गंगोत्री में डुबकी लगाने। राकेश जी, आज तेजस्वी यादव का रिएक्शन आया और उन्होंने कहा कि रीजनल पार्टी पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बीजेपी ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो उनको तो यही दिखाएगा ना, कुएं को बेन को, कुएं में जो बेन होता है उसको उतना ही दूर दिखता है। तेजस्वी यादव जी को लगता है कि इतना ही में पूरी दुनिया है। दिल्ली जाते होंगे तो समझ में आ जाता होगा कि भारतीय जनता पार्टी कौन सी पार्टी है। पूरे विश्व की, अरुण भैया बोल रहे थे, ये सच्चाई भी है, विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन विश्व में सबसे बड़ी पार्टी का गुण भी आया है। आज पूरे विश्व भर में इस पार्टी के नेतृत्वकर्ता ने, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने विश्व भर में डंका बजाने का काम किया है। इन लोगों ने बिहार को कहां ले जाने का काम किया है? बिहार के गरीबों का निवाला छीना, पशुओं का चारा खा गया, इसके बाद नौकरी के बदले जमीन लिखवा लिया, और ये लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अब ये लोग तो जब भी उठेंगे और प्रधानमंत्री पर बोलेंगे, अरे प्रधानमंत्री पर जरा बताओ कि एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो? इनके पूरे परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप है। एक पैर अरुण जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं लास्ट में इसमें। अरुण जी, इस तरह से अभी जेपी नड्डा ने कहा और एक साल पहले भी उन्होंने रीजनल पार्टी को लेके इस तरह से रिएक्शन, उनके अस्तित्व को लेके रिएक्शन दिया था। आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या वाकई में ऐसी स्थिति कभी बन सकती है रीजनल पार्टी को लेकर, या फिर ये जो अभी रीजनल पार्टी है वो रीजनल पार्टी का प्रभुत्व अपने अपने राज्यों में हमेशा बना रहेगा? देखिए, पूरे देश, हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्रीय मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारे यहाँ। अब आप देखिए ना, बिहार में अभी उपेंद्र कुशवाहा से समझौता उन्होंने किया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को अभी मान्यता भी नहीं मिली, लेकिन घटक दल में एक नेता है ना। ये तो अब जो देश की राजनीति, मैंने आपसे फिर कहा,
कि अब जब कांग्रेस अभी कहाँ चली गई, कांग्रेस तो अब तो रीजनल पार्टी के इशूज था उसी को चैंपियन कर रही है। अभी जातीय जनगणना का मुद्दा आपको याद होगा, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करने की मनाही की थी। और कभी सरदार पटेल ने तो कास्ट संसद का ही विरोध किया, लेकिन आज कांग्रेस जो है, जो रीजनल पार्टियां कह रही हैं जो उनके साथ हैं, वो माला जपना पड़ रहा है उनके अपने अस्तित्व के लिए और अस्तित्व की रक्षा के लिए। फिर मैं बात आपसे कह रहा हूँ, इसलिए आने वाला दिन की जो भविष्य की राजनीति आप देख रहे हैं, जब तक नेशनल पार्टियां राज्यों के भी संदर्भ में उनकी जन आकांक्षा पर नहीं खरा उतरेंगी तो रीजनल पार्टी का इमरजेंस रहेगा ही। रीजनल पार्टी सिर्फ इस पार्टी का सहारा आखिर बीजेपी ने क्यों किया? वो स्वीकार किया है कि रीजनल पार्टियों का वजूद है, अस्तित्व है, महत्व है, और उसके बगैर संबंधित राज्य में उनकी राजनीति नहीं चमक सकती है, चाहे वो कास्ट का आधार हो और कोई आधार हो। उसी तरह से महागठबंधन का है, महागठबंधन कांग्रेस पार्टी लेड बाई कांग्रेस पार्टी है महागठबंधन, इंडिया घटक दल, लेकिन कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ा है। आज जिन राज्यों में छत्र मतलब रीजनल पार्टियां का इमरजेंस है, यदि प्रभुत्व है, तो वहां कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठी दिखेगी, कांग्रेस को पीछे किस सीट पर बैठना है। लेकिन बीजेपी का अभी उससे थोड़ी भिन्न स्थिति है। लेकिन बीजेपी को तो मैंने आपसे कहा कि क्यों नहीं, वहां देखिए महाराष्ट्र में वहां एकनाथ शिंदे को सीएम स्वीकार क्यों करना पड़ा? ये रीजनल पार्टी का जो इमरजेंस है, जो प्रभुत्व है, जो महत्व है, उसको स्वीकार करना पड़ा। कल होकर फिर अभी बात आ रही है अजीत पवार की। अब अजीत पवार भी सीएम होंगे तो अब वहां जो इनके फडणवीस साहब को फिर उसी स्थिति में रहना पड़ेगा। मैंने ये कहा दीपक जी, जो आप सवाल भविष्य की राजनीति के कर रहे हैं, मुझे निकट भविष्य छोड़ दीजिए, आने वाले दशक में भी रीजनल पार्टियों का इमरजेंस समाप्त हो जाएगा, उसका वजूद नहीं रहेगा, ऐसी मुझे दूर तक संभावना नहीं दिखती है। आज जो भी केंद्र में पार्टी सत्तासीन होगी, मैंने तो कहा आपसे कि 303 लोकसभा सीट जीतने वाली भाजपा को भी क्षेत्रीय दल का प्रभुत्व, उसका महत्व स्वीकार करना पड़ा है और उसकी भी मजबूरी है। अब ये बात ठीक है, देखिए 2-3 बातें जो अभी बीजेपी का मुद्दा है अपने विरोधियों के संदर्भ में, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये जो बात वो लोग कहते हैं, फिर कहते हैं कि ये सिर्फ हम हमला अपने विरोधियों के लिए हमला करने की चीज है, लेकिन जिन लोगों से भी भाजपा भी गलवाही कर रही है उसमें भी परिवारवाद है। और उसमें भी कहीं ना कहीं, उदाहरण के लिए आज जो बीजेपी को लोग कटघरे में खड़ा करते हैं, महाराष्ट्र में जो एनसीपी से समझौता किया गया तो उसमें भी भ्रष्टाचार को लेकर, ठीक है भाजपा पर सीधे भ्रष्टाचार की बात नहीं, लेकिन जिसका इमेज खुद प्रधानमंत्री ने हमला बोला था नेशनल एनसीपी के संदर्भ में, क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? आप चंद दिन के बाद भी आपने एनसीपी से दोस्ती कर ली। तो इसलिए मैंने कहा आपका जो सवाल है भविष्य की राजनीति में क्षेत्रीय दल का प्रभुत्व, उसका वर्चस्व, फिलहाल मुझे लगता है कि इसको नेशनल पार्टियों को भी स्वीकार करना पड़ेगा और उसके साथ चलना उसकी मजबूरी होगी। देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरह से बात अभी अरुण जी भी बोल रहे थे और जो परिस्थितियां हैं कि आने वाले दिनों में, ठीक है जेपी नड्डा ने ये अपने स्टेटमेंट दिए 1 साल पहले भी और अभी रीजनल पार्टी पे जो भी कमेंट कर रहे हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि अभी रीजनल पार्टी का अस्तित्व बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा, क्योंकि उनकी जन आकांक्षाओं की जब बात होती है तो उसमें रीजनल पार्टी नेशनल पार्टियों से ज्यादा खरी उतरती है। इस चर्चा में आपने भाग लिया, राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी आपने भी इसमें हिस्सा लिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।